जो आज का जो सेशन है वो है आपका भारतीय इतिहास के लेखन के सोर्स। क्योंकि इतिहास कैसे लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया है, ये आपको मेंस में एक क्वेश्चन आपको बराबर पूछ देता है, या इनपुट के रूप में आप इसका यूज साक्ष्य के रूप में आप कीजिएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारा मेंस में क्वेश्चन पूछता है, जैसे 64 में पूछा कि मौर्य कला के समय में जो है जो सोर्स है मौर्य काल में, वहाँ से मिलना शुरू हो, तो वहाँ से अंधकार से प्रकाश की ओर जो है इतिहास आ रहा है, तो उसके संदर्भ में लिखने के लिए बोला। तो उसमें आपको यही सब सोर्स के बारे में बताना था, क्योंकि जो सोर्स होते हैं वो दो प्रकार के, ठीक है। तो उससे जो क्वेश्चंस ड्राइव होगा वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। चलिए, भारतीय इतिहास लेखन के सोर्स यानी स्रोत का वर्णन करें। तो भारतीय इतिहास सबसे पहले जानेंगे कहते किसको, या इतिहास कहते किसको हैं। तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यानी जो वर्तमान में हमारे पास प्रकाश है, लाइट है, जैसे टॉर्च है, अंधेरा में लाइट जलाते, प्रकाश का अर्थ यहाँ पे रोशनी नहीं, यानी अभी जो आपके पास सोर्स है, ठीक है, उसके माध्यम से जो हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर के बना है। इतिहास कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, तो इतिज और हौज और आस, ठीक है। इतिहास का जो 3 शब्द है वो कौन सा है, इतिज और हौज और आस, ये 3 शब्दों से मिलकर के इतिहास बना है, इतिज और हौज और आस, ठीक है। तो जिसका अर्थ होता है ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई। देखिए, रामायण भी है, रामायण को भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन यह इतिहास नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रमाणिक जो सोर्स होना चाहिए, पुरातात्विक सोर्स नहीं है। वो गद और पद के रूप में हमको मिला है, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वो वास्तविक घटना है या कहानी है, इसलिए हम उसको इतिहास नहीं बोलते हैं। तो इतिहास हम उसी को कहेंगे जो वास्तविक रूप से हुआ है और उसकी पुष्टि हो जाए। तो उसकी पुष्टि या तो कुछ अवशेष मिलेगा तब होगा, या कुछ साहित्य मिलेंगे उसके बारे में लिखा हुआ होगा तब उसको, लेकिन दोनों जब प्रमाणिक पुराण पुष्टि होगा तब जाके हम उसको इतिहास का पाठ करेंगे, नहीं तो वो इतिहास नहीं कहलाएगा। तो आपके रामायण और महाभारत इतिहास नहीं है, ठीक है। तो इतिहास किसको कहते हैं आप समझ गए, यानी वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। और साथ साथ इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं इतिहास शब्द को, इतिज और हौज और आस, यानी ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई, जो घटित हुई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री या सोर्स कहते हैं। तो ये सोर्स जो है अभी भी आपके भूमंडल में, आपके पृथ्वी पर अवशेष के रूप में मौजूद है। उसी को इतिहासकार क्या करते हैं, पुरातत्व जो वेदा हैं, जो पुरातत्व के जानकार हैं, वो उसको निकाल करके रखते हैं हम लोग के समक्ष, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वही सामग्री सोर्स होगी। तो इन सोर्सों को हम, इन स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा, पुरातात्विक सोर्स, प्रमाणिक होता है, क्योंकि इसमें आपका छेड़छाड़ नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई पत्थर है, पत्थर पे अगर लिख दोगे तो वो कभी जो है ख़त्म नहीं होने का चीज़, ठीक है। वो जब तक यह धरातल रहेगी तब तक वो पत्थर रहेगा, जल्दी नष्ट नहीं होता। या बर्तन पे लिख दिया जाता है नाम, वो भी नष्ट नहीं होता। ताम्र पत्रों पे खोल के लिखा गया, या सिक्का हो गया, तो अभी जो वर्तमान में सिक्के हैं वो कभी ना कभी आने वाले समय में भी वो रहेंगे, ठीक है, जब तक कि उसको कोई कलेक्ट करके पूरा ढाल नहीं दे या पिघला नहीं दे, उसी अवस्था में मौजूद रहेंगे। तो वो सारे सोर्स हो गए पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। तो एक हो गया, दूसरा हो गया साहित्यिक सोर्स, जो लिटरेचर है, जो लिखा गया है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनि थे प्राचीन समय में, जो विद्वान थे, उन्होंने कुछ लिखा, उसका संग्रहण किया, वो आपके पास साहित्यिक सोर्स के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे है कि पुरातात्विक सोर्स क्या क्या है। तो पुरातात्विक सोर्स अभिलेख, सबसे पहला क्या है, अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, और यह इसको फेरबदल कोई नहीं कर सकता। ये ऐसे सोर्स हैं जो एकदम पूरा प्रमाणिक है। दूसरा है स्मारक भवन, जो आपके आसपास जो भवन होते हैं वो भी कभी ना कभी जो है इतिहास बन करके इस युग को प्रदर्शित करेंगे।
जैसे मौर्य काल, तो मौर्य काल के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें भवन निर्माण शैली जो हम लोग देखते हैं, वहाँ का जो स्थापत्य है, तो अभी भी उसके अवशेष, जैसे पटना के कुम्हरार पार्क में जो मिला है, जो मौर्य के जो भवन हैं, जो शिलालेख पे स्तंभ पे टिका हुआ है, तो वो आज भी किसी न किसी अवशेष के रूप में मौजूद है। उससे पता चल जाता है कि ये कितना भव्य रहा। तो भवन स्मारक, जैसे अभी ताजमहल, ताजमहल जब हम देखने जाते हैं तो कम से कम उस समय यह बात जरूर सोचते हैं कि यह बनाया किसने होगा, और उसमें हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, शाहजहां के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्मारक और भवन जो होते हैं वो भी ऐतिहासिक सोच, बहुत अच्छे सोच, क्योंकि वो प्रमाणिक है, वो नष्ट नहीं हुए, या हुए भी हैं तो कुछ ना कुछ अवशेष के रूप में हैं। उसके बाद सिक्के, सिक्के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं पुरातात्विक के, और इससे आप काल के बारे में पता कर लेते हैं। काल के बारे में चूंकि सिक्कों पे जनरली ईस्वी सन जरूर लिखा रहता है, इससे काल के बारे में, और क्षेत्र के बारे में, किस राजा का क्षेत्र कौन सा है। अगर मान के चलिए, अगर हम नेपाल के अंदर जाएंगे तो वहाँ नेपाली सिक्का निकलेगा, भारत के अंदर रहेंगे भारतीय सिक्का निकलेगा, अफगानिस्तान चले जाएंगे अफगानी सिक्का निकलेगा अभी, क्योंकि वही सिक्का होगा वहाँ पे। उससे पता चल जाएगा कि कौन से समय में किसका क्षेत्र किस देश का कितना बड़ा। तो सिक्का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो गया। तीसरा है कि उससे प्राचीन समय में चूंकि सोना चांदी का सिक्का बनाया जाता था, सोना चांदी तांबा, आगे चल कर के कौड़ी जो होता है ना, कौड़ी, उसके भी जो है गुप्त काल में अवशेष मिलते हैं, यानी सिक्का का रूप हो गया, जो भी वैल्यू है, लेकिन कौड़ी को भी लोग मानते हैं। तो उससे पता क्या चल जाता है कि वो कितने धनी मनी। अगर स्वर्ण सिक्का निकला घर से तो ज़्यादा धनी मनी होंगे व्यक्ति, किसी के घर से सिर्फ तांबा निकलेगा यानी उससे गरीब होंगे, किसी के घर से सिर्फ कौड़ी वाला निकलेगा तो उससे भी गरीब होंगे। इससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस काल में लोग कितने धनी मनी थे, कैसे थे, किस अवस्थिति में। ठीक है, तो सिक्का 3 महत्वपूर्ण चीज़ का जानकारी इतिहास में दे देता है। अब आ जाइए मूर्ति। मूर्ति देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है उस संस्कृति और कला के बारे में जानकारी लेने। जैसे मान के चलिए अभी हम मूर्तियाँ देखते हैं, गौतम बुद्ध की मूर्ति, उनको क्या हम जींस टी शर्ट में देखते हैं? नहीं, उनको हम साधारण धोती में देखते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि उस समय जो गौतम बुद्ध की जो जीवन रही होगी वो तपस्वी वाला रहा होगा। या राम भगवान को हम देख रहे हैं तीर धनुष लिए हुए हैं, हाथ में तीर है, हनुमान जी का चित्र में गदा है। इसका मतलब है उस समय का शस्त्र क्या होगा? वही होगा, तीर होगा। प्रारंभिक समय है, गदा होगा। उस समय तो AK-47 नहीं था, उसको दिखाया नहीं गया। तो उससे क्या वो पता चल गया ना कि ये लोग हथियार किस तरह का यूज करते थे, ये लोग वस्त्र कैसा पहनते थे, ये लोग भोजन क्या करते थे। कभी राम भगवान के सामने आपने देखा है मदिरा का बोतल हो, मीट मछली का बर्तन में सजाया हुआ हो? नहीं हो, फल सेब अंगूर रहता है। यानी लोग प्रकृति से जो प्रदत्त शाकाहारी भोजन ये लोग करते थे, जीव की हत्या नहीं करते होंगे, कल्पना है ना इससे। तो जो मूर्तियाँ होती है जो आप देखते हैं उसकी कला को, संस्कृति को, उससे उसके समय के बारे में आपका पता चल जाता है कि किस प्रकार की रही होगी, ड्रेसिंग क्या होगा, हथियार क्या रहा होगा, आभूषण क्या रहे होंगे। ठीक है, अब चित्रकला। चित्रकला तो आप जानते ही कि मानव की जो कल्पना है उसकी मूर्त रूप जब आप दे देते हैं वही चित्रकला हो जाता है, जो आकृष्ट करता है, लोगों को आकर्षित करता है। अभी भी बहुत सारे गुफा चित्र मिल रहे हैं, जैसे अभी भी अजंता की गुफा में आप जाइए, बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं प्राचीन समय के, अभी भी मौजूद हैं। एलोरा की गुफा में है, एक बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, उसमें भी बहुत सारे चित्र हैं। उससे क्या होगा कि पता चल जाता है कि चित्रकला का जो है कितना विकास हुआ है, किस तरह का ड्रेस है, किस तरीका का चित्र बनाए गए हैं और कितना लोग जो है डेवलप हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोहरे। मोहरे भी जो होती है वो प्रमुख सोर्स होते हैं। ठीक है, तो चूँकि व्यापार जो होता था मोहरों के माध्यम से होता था, तो जहाँ पे जो मोहर मिल जाएगा यानी उस क्षेत्र का व्यापार वहाँ तक होता था। जैसे मान लो अभी हम लोग अमेजन का सामान मंगाते हैं, अमेजन एक अपना ऊपर उस पर जो लिफाफा पे लिखा हुआ रहता है पूरा डालती है,
तो जिसके घर से निकल गया तो इसका मतलब है कि वो अमेजन से व्यापार किया, मतलब उससे खरीदा है सामान, नहीं निकला तो नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ तो बता सकता है कि एक कोई बड़ी कंपनी या आने वाले समय में अगर दुनिया खत्म हो जाए फिर आए, घर से निकले अमेजन का कागज, तो लोग को लगे कोई है जो सबको सामान प्रोवाइड कर रही है। नहीं, पंखा निकलेगा तो कहेगा पंखा ये लोग हवा खाते हैं, अंदाजा तो लगा ही लेता है लोग। तो ये सब सोर्स हो गए, पुरातात्विक सोर्स हो गए, और ये प्रमाणिक सोर्स हो गए। ठीक है, तो मेंस राइटिंग में हम लोग को बस ये पॉइंट को लिख करके एक्सप्लेन कर दें, और यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या इनपुट के रूप में भी कहीं पे किसी तरीका से पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं साहित्यिक सोर्स में। आप देखिए साहित्यिक सोर्स को यहाँ पे हमने विदेशी और देशी दो भागों में बांटा है। सबसे पहला विदेशी और दूसरा भारतीय साहित्य। ठीक है, भारत के अंदर जो साहित्य का निर्माण हुआ उसको हम क्या बोले, भारतीय साहित्य। और जिस साहित्य का निर्माण क्या हुआ विदेशों में हुआ, हम उसको क्या बोलेंगे, विदेशी साहित्य। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें भारतीय साहित्य में भी आपके हो गए धार्मिक साहित्य। क्या हो गए, धार्मिक साहित्य जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए साहित्य, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण, ये ग्रंथ हैं जो कि ब्राह्मणों ने लिखा। ब्राह्मणों ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या लिखा, वेद की रचना की है। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद की रचना की है। तो वेद भी कई प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता तो उसमें अच्छे से जिक्र करेंगे। अभी यही जानिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें 1028 श्लोक हैं। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। ठीक है, सामवेद गायन संबंधी वेद है, और अथर्ववेद जो है जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा संबंधी वेद, ये पूछता है बस अभी जानता है। अब आ जाइए अरण्यक। अरण्यक क्या होता है कि जो ब्राह्मण लोग थे, ऋषि मुनि थे, तो वो लोग ग्रंथ लिखा करते थे जंगलों में जा कर के, जंगलों में रहते थे निवास करते हुए, और लिखते थे, किसी विशेष विषय पर विश्लेषण करते थे। तो वही सब अरण्यक के रूप में संग्रहित है। तो उससे भी पता चल जाता है। उपनिषद जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कई बार पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो सत्य की हमेशा जीत होगी। उसी प्रकार से यम नचिकेता की कहानी है जो आप लोग बचपन में पढ़ते हैं, वो कंठोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद भी एक प्रकार से जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो काल्पनिक कहानियों को दर्शन के लिए, यानी ज्ञान बढ़ाने के लिए लिखा गया है लोगों का। ठीक है, थिंकिंग है एक प्रकार से लोगों का। ठीक है, अब यम तो उतना वार्तालाप करते नहीं है, ये तो सब जान रहा है कि यम से वार्तालाप नहीं हो सकता, लेकिन उसमें यम और नचिकेता की कहानी में उसको अच्छे से दिखाया गया। वो उस कहानी के माध्यम से उपदेश देना चाह रहे हैं ऋषि मुनि। ठीक है, उपनिषद के तहत हम लोग उसको पढ़ते हैं। उपनिषद मतलब ऋषि मुनियों के निकट आकर के बैठना और बैठ के ज्ञान अर्जन करना। जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं तो आप हमसे ज्ञान ले रहे हैं, तो यही एक प्रकार की प्रक्रिया उपनिषद कहलाती है। ठीक है, तो उस समय ऋषि मुनि जो थे तरह तरह की कहानियों के माध्यम से अपने छात्रों को ज्ञान देते थे, उसके बुद्धि विवेक को बढ़ाते थे थिंकिंग से। तो वही जो है उपनिषद के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइए वेदांत। देखो, कोई भी वेद को समझना इतना आसान नहीं है। संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण समझना पड़ता है, उसी प्रकार से वेद को समझने के लिए वेदांत की आवश्यकता है। तो वेदांत में होता है जैसे शिक्षा। शिक्षा मतलब कि कल्प, जैसे हो गया आपका व्याकरण हो गया कि जो शब्द है उसका मीनिंग क्या निकलेगा, कैसे उसको पढ़ना। उसी प्रकार से कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये सब साइड के बुक होते थे। वेदों को पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ता था, तब वेद पढ़िएगा तब आपको वो समझ में आएगा। जैसे इंग्लिश में अगर आप जानकार नहीं तो सबसे पहले वोकैब पढ़ते हैं, क्या मीनिंग निकलता तब समझ में आती है ना। तो उसी प्रकार से वेद उसको समझने के लिए पहले जो है आपको शिक्षा, कल्प, ये जो 6 वेदांग हैं उसको पढ़ना पड़ता है।
तो वही चीज़ है। तो इससे भी आपको उस समय के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। खग दर्शन है, थिंकिंग है, फिलॉसफी है, जैसे सांख्य दर्शन, ठीक है। कई बार पूछेगा कि सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। कभी पूछेगा योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया, न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया। योग तो पता ही होगा, पतंजलि के द्वारा। ये सब फिर आपको वैदिक सभ्यता में हम पढ़ाएंगे। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि के द्वारा दिया गया। न्याय दर्शन गौतम ऋषि थे, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि थे, उनके द्वारा दिया गया। तो ये सारे दर्शन है, फिलॉसफी है, थिंकिंग है, इस आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। वास्तविकता क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जो है इसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए महाकाव्य पर। महाकाव्य जो लिखे गए हैं, बहुत बड़े सोर्स हैं, और इसको भी हम लोग जो है सोर्स के रूप में देखते हैं। इसकी प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन हम इसको सोर्स के रूप में अपनाते हैं, क्योंकि वह समकालीन परिस्थितियों के बारे में बताता है। जैसे अभी का मूवी है, अभी जो फिल्म बनाई जाएगी, अभी जो कहानियाँ लिखी जाएगी, वो अभी के समाज का दर्शन है। वो वास्तविकता है कि नहीं है, इस बात की पुष्टि फिल्म में पहले बोल देगा। यह काल्पनिक आधारित है, इससे कोई किसी के ज़िंदगी से वास्तविक लेना देना नहीं है। देखता तेज़ी से बोलता है ना आगे। सबसे पहले कोई भी अगर वैसा फिल्म दिखा रहा है आपको, डरावना या कुछ भी, तो सीधे बोलता है इसका जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बस वो आपको इंटरटेनमेंट के लिए जो है बनाएगा। हो सकता है रामायण महाभारत बनाया गया होगा लोगों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, ठीक है, लेकिन उस समय के सामाजिक स्थिति तो वही होगी। जैसे बहु विवाह, द्रौपदी का विवाह जो है 5 पांडव से होता है, पांडुपुत्र 5 से होता है। तो इसका मतलब है कि समाज में बहु विवाह प्रथा चल रही थी, और आज भी जनजातीय समूह में बहु विवाह प्रथा है, नहीं है। अभी भी बहुत सारे जनजातीय हैं जो बहुत सारे शादियाँ करती हैं, महिलाएं एक से अधिक पति होते हैं। तो महाकाव्य रामायण महाभारत याद रखना है। पुराण में विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है। सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, इसमें लिखा गया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना और प्राचीन पुराण में आता है। और इसी में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा, 10 अवतार जो है, 10 अवतार, ठीक है, 10 अवतार की चर्चा इसी में किया गया है, मत्स्य पुराण। ऐसे भी मानव का जो निर्माण हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। और आप जब साइंस को भी यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा तो आप देखिएगा साइंस भी बोलता है सबसे पहले जलीय जीव बने, पनीले जीव, छोटे छोटे जीव जो जल में रहते, फिर धीरे धीरे मछली बना, फिर धीरे धीरे उभयचर बने, जैसे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, तो धीरे धीरे स्तनधारी बने हैं, स्तनपायी जीव आए जो थल पे रहने लगे। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ को भी देखिएगा तो सबसे पहला अवतार मछली का अवतार बना है, दूसरा कछुआ का अवतार बना है, नहीं, हाँ, उसके बाद सुअर का यानी स्तनपायी जीव का, फिर नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। अब उसी प्रकार से स्मृतियाँ हैं, जैसे स्मृति हो गया, इसमें मनु स्मृति हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं, कई बार होता है ये मनुवाद जो है, मनुवाद के बारे में आपने सुना होगा। मनुवाद क्या, उसमें क्या है कि शूद्रों और स्त्रियों की बुराई की गई, उसको नीचा दिखाया गया, और उसको बोला गया है मनुस्मृति में कि ये लोग दोनों जो हैं वो दुख के भागी, क्या है, दुख के भागी, यानी शूद्र और स्त्री को जितना कष्ट दिया जाए अच्छा, ठीक है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो ये स्मृति है। ऐसे अगर आप देखिएगा तो मनु के ही संतान हैं मनुष्य। मनुष्य जो शब्द बना है ना, ये मनु के संतान होने के कारण ही मनुष्य मानव को कहा जाता है। मनु और ईला की संतान है पूरा पृथ्वी के, जितने भी मानव हैं वो मनु और ईला के ही संतान हैं। तो कहिएगा सब आपस में क्या हो गया, भाई बहन। वास्तविकता यही है, एक ही पुरुष एक ही नारी, कि पूरा संसार जो एक ही पुरुष और एक ही नारी से जो है चल रहा है, ठीक है। याज्ञवल्क्य एक स्मृति है
आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता का है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जब शास्त्रार्थ होता है तो उसमें जब ये हारने लगता है तो ये याज्ञवल्क्य बोलता है उसको, गार्गी को, कि ज़्यादा बोलेगी तो सिर तोड़ देंगे। इसका मतलब है कि अब पुरुष प्रधान हो चुका था, समाज क्या था, पुरुष प्रधान। इससे वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। अब आ जाइए धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ये सब सारे धार्मिक साहित्य थे, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म से हट करके जो साहित्य हैं आपके देसी साहित्य में, भारतीय साहित्य, वो क्या क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, ना कि आपके इकोनॉमिक से संबंधित। और इसके रचयिता विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य हम कह सकते। आगे हम जब मौर्य पढ़ाएंगे तो उसमें फिर इसके बारे में डीपली, इसमें जो है राजा के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है, दासों के बारे में चर्चा किया गया है, और जो मौर्य प्रशासन है, टैक्स कर कैसे वसूला जा रहा था, ये सब के बारे में चर्चा किया गया। कलहन की राज तरंगिनी, कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और आधुनिक इतिहास सबसे पहले इसी में लिखा गया। वर्तमान समय का इतिहास जो है, राजाओं की चर्चा जो तरीका है लिखने का वंशावली के माध्यम से, तो कलहन की राज तरंगिनी में ही दिखता है, ठीक है। पाणिनि का अष्टाध्याय, व्याकरण क्या है, अष्टाध्याय पाणिनि के द्वारा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इससे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। और धनानंद को किस तरीका से हराता है उसकी चर्चा बड़ी अच्छे से इसमें किया गया है, मुद्रा राक्षस में, ठीक है। किताब का नाम है मुद्रा राक्षस विशाख, इसकी भी चर्चा करना है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, डायरेक्ट फ्री में भी पूछ देगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास के। बाण भट्ट के द्वारा जैसे हर्षचरित लिखा गया है, कादम्बरी लिखा गया है। तो ये सब जो सोर्स हैं, वो जैसे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षचरित के बारे, हर्षचरित पढ़ के हम जान सकते हैं, उस समय के सामाजिक स्थितियों को कादम्बरी पढ़ करके जान सकते हैं। तो ये सब जो है, ये महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, आपका सोर्स हो जाता है। तो ये आपके धर्मनिरपेक्ष सोर्स में हो, ठीक है। ये लेकिन देसी ही है, क्या है, भारतीय सोर्स है। अब आ जाइए संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत में जो साहित्य बनाए गए, जैसे तिरुनकुरल, शिल्पादिकारम, चोल कला, पाल कला, चोल वंश, ठीक है, और पल्लव वंश, पल्लव वंश, ये सब जब पढ़ेंगे, विजयनगर सम्राट, तो ये सब में इस तरह के संगम काल के जब हम लोग पढ़ाई करेंगे इतिहास में, तब ये सब के बारे में अच्छे से बताएंगे क्या है जीवक चिंतामणि। अभी इतना जानिए, ये सब ग्रंथ है, और इससे हम लोग दक्षिण भारत के जो प्राचीन काल के जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग जानें। तो ये हो गए देसी सोर्स। अब आते हैं विदेशी सोर्स के अंतर्गत, विदेशी सोर्स में क्या क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो विदेशी सोर्स में यूनान एवं रोम लेखक के द्वारा जो लिखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग जब मौर्य काल पढ़ते हैं उसमें मेगास्थनीज का चर्चा होता है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो प्रशासन है, जो सेना है, दास है, वो सब के बारे में जानकारी दिया इंडिका में। टॉलमी सबसे प्राचीन भूगोल लिखने में इनका योगदान है, भूगोल स्टार्टिंग में टॉलमी ने ही लिखा है। ऐसे ये भूगोल के जनक नहीं है, लेकिन भूगोल इन्होंने लिखा है। हेरोडोट्स, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। कई बार पूछेगा फादर ऑफ हिस्ट्री, किसको कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का पिता। और हिकेटियस इनके किताब का नाम, और ये लिखे थे 476 ईस्वी पूर्व। कब लिखे थे, 476 ईस्वी पूर्व। नियार्कस है जो कि सिकंदर के समय में था। अरिस्टोबुलस है, अरस्तु जिसको बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक।
अरस्तु को कहा जाता है, नहीं, सामाजिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये सारे विदेशी सोर्स हैं जो कि रोम यूनान, समझ रहे हैं ना। तो रोम यूनान जो है वो किसको कहा जाता है अभी वर्तमान में, जैसे आप देखिएगा एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे वो आते हैं देश, जैसे इटली हो, ठीक है, उसके आसपास का जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर शेयर करता है वहीं यूनान है, ग्रीक देश। अब आ जाए चीनी लेखक के बारे में जानिए। चीनी लेखक कौन कौन हैं, जैसे फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं और वो यहाँ पे अध्ययन भी करते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार के बारे में बताते भी हैं, विक्रमादित्य के बारे में। तो ये याद रखना, फाहियान कब आते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यहाँ से 2 क्वेश्चन निश्चित प्री में पूछेगा, जितना चीज चर्चा कर रहे हैं आप देखिएगा कि 2 क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी प्री। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। वेनसांग किसके समय में आया, हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। इतसिंह उसके बाद आया है, लगभग 613 या 14 के आसपास में आया है, ठीक है। इतसिंह ये भी चीनी यात्री है और ये यहाँ पे आके रहता है, अध्ययन करता है और फिर यहाँ पे क्या करता है, किताब लिखता है यहाँ के बारे में। अब कुछ अरबी लेखक जो कि लगभग 1000 ईस्वी सन के आसपास, जैसे महमूद गजनबी और जब आक्रमण कर रहा होता है तो वो सब साथ साथ कुछ इतिहासकार को भी लेके चलता है, पूरा सभा लेके ही वो लोग चलता है। क्योंकि वो लोग तो यहाँ आकर के, जैसे उससे पहले जो था मोहम्मद गोरी आया तो वो शासन किया, लेकिन उसके पहले जो महमूद गजनबी आया लूटपाट करके चल जाता था, तो अपने साथ रखता था बहुत सारे विद्वान लोगों को। उसी ने जैसे अलबरूनी है, तहकीके हिंद लिखा, जिसमें उसने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा कि हिंदू लोग कैसे रहते हैं, पान खा के जहाँ तहाँ थूक देते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को नीचा मानते हैं। तो हिंदुओं के बारे में उसने, और पर्व त्यौहार में जो है एक दूसरे को गोबर लेपते हैं, यानी होली त्यौहार देख लिया होगा उसने, ठीक है, पूरे घर को गोबर से निपाई पुताई करते हैं। तो वो देखा तो उसने बताया। अल सुलेमान पाल और प्रतिहार वंश के बारे में बोलते हैं। अल मसूदी जो अरबी इतिहासकार हैं, राष्ट्रकूट के बारे में उन्होंने बताया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। रेहला नामक उन्होंने किताब लिखा है, उसमें लगभग यह 1333 के आसपास, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा या किसके दरबार में आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। ये सारे हो गए आपके सोर्स, साहित्यिक सोर्स और पुरातात्विक सोर्स। अब आते हैं कि विशेषता क्या होती है, पुरातात्विक सोर्स की क्या विशेषता है, क्या होते हैं, ये प्रमाणिक होते हैं। क्या होते हैं, फेर बदल की गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए तो गांव घर में आप देखते होंगे लोग बर्तन पे भी अपना नाम लिखवा दे, चाहे कोई अगर चोरी भी किया तो पकड़ा जाए नहीं, क्योंकि वह कोई मिटा नहीं सकता। मिटाएगा तब मिटाया हुआ भी तो पता चल जाएगा ना, तो पकड़ में आ जाएगा, भाई क्यों मिटाया तुम इसको, कोई मिटाता तो नहीं है, तो वो चोरी उसकी पकड़ी जाएगी। तो ये आपके साहित्यिक सोर्स हो गए। अब देखिए जो हमने आपको अभिलेख में बता दिया ऐसे मुजवानी, उसको लिखा गया यहाँ। अभिलेख या मुक्ता पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है, जैसे कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कई बार पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो कलिंग जो उड़ीसा अभी वर्तमान में उसको कलिंग कहते थे, तो वहाँ का नरेश था खारवेल राजा, उसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा। उसके बाद है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ये सब अभिलेख है पत्थरों पे लिखे गए, जिससे पता चल जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त के बारे में पता चल जाता है। राजा चंद्र की महरौली स्तंभ, इससे जो राजा चंद्र यहाँ पे कह सकते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा गया है, ठीक है। महरौली स्तंभ से पता चल जाता है उसके बारे में।
समुद्रगुप्त की भितारी अभिलेख है, उससे भी जो है समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। नोट में यहाँ हमने लिख दिया है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफ। ये भी प्री में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एपिग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हर्षवर्धन का मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, कई बार पूछेगा हर्षवर्धन की जानकारी कहाँ से मिलती है, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख से। अशोक के अभिलेख आपने पढ़ा ही होगा, लघु शिलालेख नहीं, बृहद शिलालेख, जिसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और ये खास करके किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। फिर मध्य एशिया का बोक जकोई अभिलेख, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का जो चर्चा किया गया है, वो वैदिक जो साहित्य में देवी देवताओं का चर्चा किया गया आगे चल करके, उसी का अभिलेख में निकला है। इससे पता चलता है कि जो आर्य लोग जो आए, जिनकी सभ्यता वैदिक थी, वो अफगानिस्तान होते हुए आए हैं, यानी इनका घर जो हिंदुस्तान नहीं है। ये लोग किधर से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। इराक, ईरान, फारस से बढ़ते हुए धीरे धीरे भारत की ओर बढ़े हैं। क्योंकि हम जो हैं हिंदू धर्म, जो भी लोग हैं वो आर्य अपने आप को कहते हैं, आर्य के वंशज, और आर्य से ही आर्यावर्त आया, और आर्यावर्त ही आगे चल करके हिंदुस्तान कहलाया। उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आर्य लोग यहाँ पे आकर के बसे। तो आर्य भी जो यहाँ के मूल निवासी नहीं, यहाँ के मूल निवासी ST SC जो जनजातीय लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, वो लोग। ठीक है, अब आ जाइए स्मारक एवं भवन। वही सब चर्चा हमने कर दिया। सिंधु सभ्यता के बहुत सारे नगर मिले, नगर योजना, पक्के ईंट के मकान, ये सब सड़क, नालियाँ, ये फिर पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण के 3 शैली महत्वपूर्ण होते हैं, प्रमुख होते हैं। उसमें नागर शैली जो है उत्तर भारत, कई बार पूछ देगा कि उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, नागर शैली कहेंगे। पूछ देगा बेसर शैली किसको बोलते हैं, तो मध्य भारत के मंदिर निर्माण शैली को बेसर शैली कहते हैं। और द्रविड़ शैली पूछ देगा दक्षिण भारत के, द्रविड़ से तो जान जाओगे राहुल द्रविड़, दक्षिण भारत का बेंगलोर नहीं। बेसर में, बेसर याद रखना मध्य भारत यानी बीच मध्य प्रदेश वगैरह, और नागर याद रखना उत्तर। ऐसे भी नागर से नाग रखना याद, और नाग दिखता होगा हर एक मंदिर पे बनाए हुए, नहीं रहता है मंदिर पे नाग बनाए हुए सांप को, भोला बाबा के मंदिर पे। इससे समझ जाना कि नागर क्या है, यूपी बिहार का मंदिर का शैली है। स्तूप, हम लोग आगे चल करके बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, उसका कला संस्कृति में भी जिक्र होगा। ठीक है, बौद्ध स्तूप के बारे में। फिर चैत्य, जो बौद्ध मंदिर होता है उसको चैत्य कहा जाता है। विहार, जहाँ पे वो लोग रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे, एक प्रकार से आवासीय कह सकते हो स्थल, जहाँ भिक्षु लोग रहते थे, उसको क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता। और इसी से अभ्रंशित होकर के बिहार बना, इसी से अभ्रंशित होकर के क्या बना है, बिहार बना है। अब आ जाइए जावा का, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। मतलब अगर पूछेगा भारत के बाहर हिंदू मंदिर विश्व में कहाँ है, तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर। जावा का बोरोबदूर मंदिर, ठीक है, वहाँ आज भी जो है, चूँकि क्या होता है कि मौर्योत्तर काल में हमारी संस्कृति का जो है विकास आगे दक्षिण जो देश हैं आसपास के दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, वहाँ पे होता है। क्योंकि अशोक ने अपने लोगों को श्रीलंका भेजा, तो श्रीलंका से फिर वह दक्षिण जो पूर्वी देश हैं वहाँ तक वो संस्कृति जाती है, रामायण की संस्कृति हो गई। तो ये सब इसीलिए वहाँ पे भी आपको मंदिर मिलेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है कि हमारा संबंध, व्यापारिक संबंध जावा से था, कंबोडिया से था।
सिक्का की विशेषता आपको बताई दी है, तिथि निर्धारण में, सहायक, वंशावली निर्धारण में, राज्यों की सीमा निर्धारण में। आहत, पन और निष्ठ। आहत सिक्के, पन सिक्के, आहत पीट पीट करके, जैसे तांबा को पीट करके पत्री बना के बनाया गया उसको आहत कहा जाता था। पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। पन हो गया, चांदी के सिक्के होते थे। निष्ठ सोने के सिक्के को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला का 3 कला शैली याद रखिएगा, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो गंधार शैली जो है ना, ये विदेशी प्रभाव से युक्त है। जो आपके यूनान आए, ग्रीक आया, तो वो लोग का जो शैली है उसको हम लोग बोलते हैं गांधार शैली। और हमारे जो प्योर भारत में जिसका विकास हुआ, जिस मूर्ति निर्माण शैली का, उसको हम लोग बोलते हैं मथुरा शैली। और दक्षिण भारत में जिस मंदिर मूर्ति का निर्माण का जो विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमरावती शैली। ये भी देसी ही है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ। अब आ जाइए चित्रकला। चित्रकला तो वही मानव की कल्पना की अभिव्यक्ति है, जैसे भीमबेटका में प्राप्त हो गया गुफा चित्र हो गया, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। ये सब चित्रकला का अच्छा नमूना है जो उस समय के बारे में हम लोग जान जाते हैं। अब आ जाइए मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। तो सब समय में मिट्टी का जो बर्तन बना ना, उसके कलर अलग अलग बनाए गए। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी का जो मिट्टी का बर्तन बनता है उसका गेरुआ कलर रहता है। एक समय था जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उस समय मिट्टी के बर्तन को काले या लाल रंग से रंगा जाता है। तो उस समय के जो भी मृदभांड मिले हैं वो काले या लाल रंग के हैं, इससे पता चल जाता है कि ये हड़प्पा काल है। ठीक है, उसके बाद जो मिले वो गैरिक मृदभांड या चित्रित धूसर, चित्र बनाया हुआ था, धूसर यानी गेरुआ कलर का मिला है, वो वैदिक काल का माना जाता है। क्योंकि अलग अलग काल में बर्तन अभी भी आप देखिएगा, अभी आपका मिलेगा तो कुकर मिलेगा, आज से अगर 50 साल पहले का मिलेगा तो डेक्चा डेक्ची मिलेगा, नहीं कुकर मिलेगा। और घर का जो वो सब रहता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो सब मिलेगा नहीं? मिलेगा ना। NBPW क्या होता है? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, यानी वैदिक उत्तर काल यानी वैदिक काल के बाद के काल का। और चित्रित धूसर फिर लौह काल का संबंधित, यानी मिट्टी के बर्तन से भी पता चल जाता है कि यह किस काल का रहा है। ठीक है, अब आ जाइए औजार उपकरण। तो देखो, मनुष्य के लिए औजार बहुत जरूरी चीज़। शुरू में प्राचीन समय में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे कि पत्थर के औजार का शुरुआत कर देता है। सबसे पहले मनुष्य से पत्थर को घिस करके छोटे जंतु को मारने के लिए औजार बनाए। फिर देखा बड़ा बड़ा जीव को मारने के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ा तो खाना ज़्यादा चाहिए था, तो बड़े जीव को मारने के लिए औजार बनाए। तो उसके औजार के नाम पे भी आप देखिएगा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में है बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। पेबुल संस्कृति है, तो वो सब जो पत्थर का साइज आकार के नाम पे उसका नाम पड़ गया। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तब इस चीज़ का चर्चा करेंगे। अब देखिए मानव हड्डियाँ। देखिए मानव की जो हड्डियाँ होती हैं ये भी इतिहास के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। जैसे मान के चलो कोई आदमी मर जाता है और सस्पेंस है कि वह जानबूझ के मरा है, मतलब कि कोई मार दिया या किसी कारण से मर गया, तो अगर उसका हड्डी का विश्लेषण अगर किया जाएगा ना, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या उस पर कोई दवाई का भी प्रभाव है, क्या उसके हड्डी में कोई तत्व की कमी भी पाई गई है, या कोई एक्स्ट्रा भी मिला है कोई चीज़, उससे बीमारी या उसके विनाश के मरने का कारण पता चल सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ही लीजिए, तो अभी नया रिसर्च आया, उसमें बताया गया कि वो लोग के हड्डी का जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि वो लोग कोई मलेरिया टाइप का होता है प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी से ग्रसित थे। इसका मतलब वो लोग जो मरे उसके पीछे बीमारी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद जाति या समूह के बारे में पता चल जाता। देखो
मानव का स्ट्रक्चर जो होता है वो सबका अलग अलग है। आप चीन के आदमी को देखिए, पीला दिखेगा, नाक चौड़ा, आँख छोटा। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को देखिए, अफ्रीका के लोग काला कलूठा, लंबा चौड़ा। इंग्लैंड के लोगों को देखिए, गोरा पतला दुबला, स्लिम बॉडी, इस टाइप का दिखेगा। और भारत का देखिए तो ना ही ये अफ्रीकन दिखेगा ना ही यूरोपियन दिखेगा, ये दोनों का मिक्सअप दिखेगा नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी संस्कृति का प्रसार हुआ। आज भी भारत में भी कुछ लोग जो हैं, जो जनजातीय समूह हैं, वो प्रोटो-एस्ट्रोलाइट टाइप के हैं, काले कलूठे, लंबे चौड़े हैं। और आज लोग जो हैं वो थोड़ा सा सुंदर हैं, स्मार्ट हैं उनकी अपेक्षा में। उसके पीछे उनकी जो जनजातीय जो जीन आया है उधर से, वो भी जिम्मेदार है। तो इससे पता चल जाता है कि वो वहाँ के लोकल हैं या कहीं से और से आए। अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति का रंग एकदम गोरा हो जाए, इंग्लैंड के तरह के लोगों का नहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो वहाँ से आया है, तभी वो ऐसा दिखेगा। तो वो सब के बारे में पता चल जाता है। उनके जैव विकास के आधार को भी पता चलता है कि ये धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। जो हमारे नरकंकाल मिले होमोसेपियंस का, तो उसका ब्रेन छोटा होता, हड्डी जो था ऊपर वाला पार्ट जो था ना, वो क्या था आपका, छोटा था। धीरे धीरे ये क्या हुआ, बढ़ा, और धीरे धीरे आदमी के पास बुद्धि भी बढ़ी, और धीरे धीरे आदमी क्या हुआ, स्मार्ट होते गया। आदमी क्या होते गया, स्मार्ट होते गया। ठीक है, तो ये हड्डियों से पता चल जाता है। और प्राचीन हड्डियों, अब तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि वो हड्डी से उसका स्ट्रक्चर बना देता है कि इसका चेहरा कैसा हो। स्ट्रक्चर से ही उसका जो है ऊपर पे मांस डाल के कृत्रिम तरीका से, मतलब ग्राफिकली बनाया जाता है। अब देखिए साहित्यिक सोर्स की क्या सीमा है। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की संभावना है। धार्मिक दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ अपने धर्म के प्रचार पर बल देगा। जैसे बौद्ध धर्म का भगवती सूत्र है, बौद्ध जैन धर्म का जैसे कल्प सूत्र है, ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं या बहुत सारे ग्रंथ है, तो उसमें क्या होगा, तो बौद्ध धर्म वाला जो किताब होगा उसमें बौद्ध की धर्म के बारे में ही बढ़ा चढ़ा करके उसको प्रदर्शित करेगा। तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि संदिग्धता आती है प्रामाणिकता में, क्योंकि जो धर्म से जुड़ा है वो उसी धर्म पे ज़्यादा विशेष फोकस करता है, वो दूसरे धर्म की निंदा करेगा, नीचा दिखाता है। तो इसलिए धार्मिक दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ अपने धर्म का प्रचार पे बल देता है और बल देता, अतः प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। तो ये इसकी सीमा है साहित्यिक सोच का। इसीलिए हम सबसे प्रामाणिक मानते हैं किसको, पुरातात्विक। कुछ तथ्य छूट भी जाते हैं, अब जो लिखा उसी के बारे में ना आप जानिएगा। अब है निष्कर्ष। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत इतिहास पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु पुरातात्विक स्रोतों की ज़्यादा महत्ता होती है क्योंकि इसमें फेरबदल की संभावना ना के बराबर। ठीक है, तो इसमें आपका फेरबदल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन एक जो पूछा जाता है बराबर, वो क्लियर हो। अब आपको जिस तरीका से हमने लिखा है उसी तरीका से अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, और पीडीएफ अगर जिनको चाहिए तो वो संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और क्लास से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान रखें क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।